हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। आई होप आज सारे बच्चे जो है वो शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद हैं। तो सारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। सारे बच्चे जो हैं वो बेसिकली इस बार हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है इसको एक नए अंदाज में हमने मनाया है, क्योंकि 75वां साल है हमें आज़ाद हुए हुए। और इस अमृत महोत्सव को सारे देशवासियों ने बड़े प्रेम से और बड़े ही प्यार पूर्वक मनाया है। मैंने आज देखा कि ऑलमोस्ट हर घर में, हर बाइक पे, हर कार पे तिरंगा जो है वो लहरा रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। तो तिरंगा जिस तरीके से हमारा आज, जैसे हम हर छत पे लगा करके सारे के सारे देशवासी जो है वो प्राइड फील कर रहे थे, उसी तरीके से हमारा देश जो है वो तरक्की के पथ पर हमेशा अग्रसर रहे। हमेशा हम एक दूसरे का सम्मान करें, भाईचारे के साथ में रहें और नफरतें कभी भी एक दूसरे के लिए अपने दिल में नहीं पाले, ऐसी कामना करता हूं। ऐसी भावना के साथ में आज की क्लास में शुरू करता हूं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देखो, लास्ट क्लास में मैंने जो है वो आप लोगों से मैंने एडवर्ब के ऊपर चर्चा करी थी। याद है क्या आप लोगों को? अरे हम एडवर्ब के ऊपर चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। एंड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एडवर्ब किस तरीके से जो है वो क्वालिफाई करने का काम करती है। ये हमने बात लास्ट क्लास में करी थी, है ना। मैंने ये बोला था कि एडवर्ब जो होती है वो किसको क्वालिफाई करती है। एडवर्ब क्वालिफाई करती है एक वर्ब को, एक एडवर्ब को, या फिर आपके एक एडजेक्टिव को। एक वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम आपके कौन कर देती है? आपके एडवर्ब कर देती है। कर देती है, नहीं कर देती है? बिल्कुल कर देती है साहब, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दुख के, बिना किसी प्रॉब्लम के कर देती है। ठीक है, चलो। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम आपके एडवर्ब कर देती है। इसके एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को लिए थे, है ना। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत समझना जरूरी है कि एडवर्ब की जो कहानी है, एडवर्ब की जो पूरी कहानी है वो उसके 5 टाइप के ऊपर घूमती है, राइट। एडवर्ब के जो 5 टाइप होते हैं उनके ऊपर एडवर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। कौन कौन से हैं वो, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। 5 टाइप कौन कौन से हैं, इसके जो टाइप होते हैं एडवर्ब के, उसी के ऊपर एडवर्ब की पूरी कहानी टिकी हुई होती है। वो 5 टाइप है। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। फिर से मैं बोल देता हूं। टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ये 5 एडवर्ब है। टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ये 5 टाइप है सब आपके, है ना। तो सबसे पहले आपके पास में है टाइम। अब ये जो टाइम एडवर्ब होती है बच्चों, पूरा नाम होता है टाइम एडवर्ब। ये बेसिकली आपके क्या करती है, ये हमें एक्शन का टाइम बताती है, राइट। हमें इससे ये पता चलता है कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है। देखो, वर्ब जो है वो किसको डिनोट करती है? एक्शन को। और उस एक्शन को क्वालिफाई करने का काम जब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कोई एडवर्ब करती है तो उसे हम आपके क्या बोल देते हैं? टाइम एडवर्ब बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, आई सॉ हिम यस्टरडे। आई सॉ हिम यस्टरडे। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि इस एक्शन को, देखने के एक्शन को, ये टाइम एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई कर रही है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, राइट। ध्यान से देखना, ये हमें बता रही है कि कब देखा? यस्टरडे को देखा साहब आपके, है ना। मतलब यहां पे ये देखेंगे यस्टरडे किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। हिम के बारे में नहीं बता रहा, आई के बारे में नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है कि ये जो देखने की एक्टिविटी है, सॉ करने का जो एक्शन एक्टिविटी जो है वो आपके कब हुआ है? यस्टरडे हुआ है ना। तो टाइम एडवर्ब हो गई। उसके बाद में आपके पास में है प्लेस एडवर्ब। और ये प्लेस एडवर्ब जो है वो हमें क्या बताती है? ये हमें एक्शन का प्लेस बताती है कि एक्शन जो है वो कहां पर हुआ है। ये हमें एक्शन का प्लेस बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम देयर। अब यहां पर देयर जो है वो बच्चों प्लेस एडवर्ब है। ये जगह बता रही है, कहां देखा? वहां देखा साहब आपके, है ना। कहां पे देखा? वहां देखा, राइट। आई सॉ हिम यस्टरडे। यस्टरडे आपके टाइम था, टाइम एडवर्ब थी, एक्शन का टाइम बता रही थी कि एक्शन कहां पे हुआ, है ना। वो बेसिकली सॉ करने का, देखने की एक्टिविटी यस्टरडे को हुई साहब आपके, है ना। कहां पर हुई? देयर हुई साहब आपके, है ना। अच्छा, टाइम प्लेस के अलावा जो तीसरी आपके एडवर्ब का टाइप है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। और बच्चों, मैनर से मेरा मतलब है तरीका। मैनर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तरीका बोल दें। मतलब ये
इसको बोलते हैं, मैनर का मतलब होता है मेथड, मेथड को हम तरीका भी बोलते हैं हिंदी में, ये सब हम सबको पता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होती है, बच्चों ध्यान से देखना, अभी अभी मैंने आप लोगों को जब कल वाली क्लास हुई थी तो मैंने कुछ एडजेक्टिव के बारे में बताया था, राइट। तो जो एडजेक्टिव होते हैं, उन एडजेक्टिव के अंदर जब आप ly ऐड करोगे तो आपको क्या मिलती है, एडवर्ब ऑफ मैनर मिलती है। जनरली ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर के बनने का तरीका क्या है कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें आप ly लगाओगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगी। और इस एडवर्ब ऑफ मैनर का काम क्या है, कल भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लिया था डांस ब्यूटीफुली वाला, याद हो अगर आप लोगों को, तो उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि डांस करने का जो तरीका है, मेथड है, वो कैसा था, ब्यूटीफुली था। तो वहां पे एक्शन का तरीका बताया जा रहा था, याद है क्या आप लोगों को, शी डांस ब्यूटीफुली में मैंने पूछा था कि शी को क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर उसके डांस करने के एक्शन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप लोगों का जवाब आया था कि सर यहां पे शी को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है, उसके डांस करने की एक्टिविटी को क्वालिफाई किया जा रहा है, डांस करने के एक्शन को क्वालिफाई किया जा रहा है। और ये डांस करने का जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में हो रहा है, इसी वजह से यहां पे एक्शन का तरीका ये ब्यूटीफुली एडवर्ब बता रही है। याद है आप लोगों को। तो जनरली आपके सामने जो भी एडजेक्टिव होंगे, स्मार्ट में आपने ly लगाया, आपको क्या मिलेगा, स्मार्टली, और ये आपके है क्या, ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरीके से आपके पास में ब्यूटीफुल है, और इस ब्यूटीफुल में आपने ly लगाया, आपको क्या मिला, ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुली भी आपके क्या है, ये ब्यूटीफुली भी आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरीके से नाइस में आपने ly लगाया तो आपके पास में नाइसली आ गया। इसी तरीके से आपके पास में ब्रेव है, ब्रेव में ly लगाया तो आपके पास में फिर से ब्रेवली आ गया, राइट। इसी तरीके से आपके पास में स्वीट है, स्वीट में आपने ly लगाया तो आप क्या कर देंगे, आपके पास में स्वीटली आ गया साहब। इसी तरीके से आपके पास में ऑनेस्ट है और आपने उसमें ly लगा दिया तो आपके पास में क्या आ गया, ऑनेस्टली आ गया, राइट। तो स्मार्टली, ब्यूटीफुली, नाइसली, ब्रेवली, स्वीटली, ऑनेस्टली, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्शन के होने का तरीका हमें बताती है एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर का। एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें ये पता चलता है कि एक्शन किस तरीके से हुआ है, किस अंदाज में जो है वो हमने एक्शन को परफॉर्म किया है बच्चों, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसका, इससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगी। एक्शन का मैनर बोल दूं या फिर मेथड बोल दूं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। चलो, मैंने क्या लिखा, शी डांस्ड ब्यूटिफुली, शी डांस ब्यूटिफुली, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखो कि डांस करने का जो तरीका है, एक्शन जो है वो ब्यूटिफुली हुआ है, तो यहां पर आपके ये क्या आ गई, मैनर एडवर्ब आ गई है ना। तो 3 एडवर्ब का डिस्कशन मैं कर चुका हूं, पहला टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा मैनर। अगर बच्चों मैं इन एडवर्ब्स के बारे में बात करूं कि ये टाइम, प्लेस, मैनर जो है वो ये जो एडवर्ब्स हैं, है ना, ये अगर हम इनका पता लगाएं सेंटेंस में तो कैसे पता चलेगा, तो ये जो होती है ये आपके व्हेन का आंसर होती है, ये आपके वेयर का आंसर होती है, और ये जो होती है मैनर आपके ये हाउ का आंसर होती है ना। तो ये व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर होती है। ये आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सेंटेंस बनाया कि आपने कब देखा, व्हेन डिड यू सी हिम, कब देखा आपने, कब, व्हेन का मतलब होता है कब, तो आंसर क्या आएगा, यस्टरडे। कब देखा, यस्टरडे देखा। ऐसे आपने पूछा कि आपने वेयर, कौन सी जगह देखा, वेयर का मतलब होता है कहां, कहां देखा, जवाब क्या आएगा, देयर आ जाएगा। और यहां पे जैसे कि हाउ, कैसा डांस किया, तो जवाब क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुली किया साहब आपके, है ना। एंड चौथी जो है आपके सामने वो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बच्चों बोलते हैं बारंबारता, और ये हमें एक्शन की बारंबारता ही बताएगी। अरे इससे हमें यही पता पड़ेगा कि एक्शन कितनी बार हुआ है, एक्शन की बारंबारता। चूंकि स्पेस कम है तो मैं चौथी को यहीं पे ले रहा हूं, एक्शन की बारंबारता। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आपके होती कौन सी है ना,
तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब बच्चों आपके ये वाली एडवर्ब्स होती है, ध्यान से देखना, जैसे ऑलवेज हो गया, राइट, नेवर हो गया। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। कुछ बच्चों को सेल्डम का मीनिंग भी नहीं पता होगा, तो सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई बच्चा सेल्डम स्कूल जाता है, ही सेल्डम गोज टू स्कूल, ही सेल्डम गोज टू स्कूल, तो इसका मतलब हुआ कि वो बेसिकली मान लो 100 दिन स्कूल जाना था, 100 में से 21 दुक्की बार ही गया है, 3-4 बार स्कूल गया है, मतलब ऑलमोस्ट नेवर ही हो गया, वो तो ना के बराबर ही हो गया। तो सेल्डम का मीनिंग जो होता है वो हार्डली और रेयरली के जैसा ही होता है, और हार्डली और रेयरली भी आपके जो हैं वो क्या होते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं। ऑफन का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स का भी सेम ही मीनिंग होता है ना। इसी तरीके से आपके फ्रीक्वेंटली, तो नाम में ही फ्रीक्वेंसी छुपी हुई है, ये तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होगा ही होगा। एंड वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, डेली हो गया, ये सब आपके फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब है ना। तो बच्चों देखो, अब ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो है इनका काम क्या है, अभी अभी मैंने बताया है एक्शन की बारंबारता बताते हैं, यानी कि ये एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि एक्शन कितनी बार हुआ है ना। ये आंसर होते हैं हाउ मेनी टाइम्स का, हाउ ऑफन का, या हाउ मेनी टाइम्स का, ये जो है आंसर होते हैं कि कोई एक्शन या एक्टिविटी कितनी बार हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सेंटेंस लिखूं आप लोगों के सामने, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, तो आप यहां पर इस जाने के एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी आपको है या नहीं है, कि ये एक्शन कितनी बार हो रहा है, इसकी बारंबारता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको पता है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, ऑलवेज। ऑलवेज ने क्या किया है, जाने की फ्रीक्वेंसी बता दी ना। अगर मान लो आप, मैं यहां पे लिखता आई नेवर गो टू स्कूल, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। नेवर ने कैसी फ्रीक्वेंसी लेकर लाके दी, 100 में से 0, और ऑलवेज ने क्या फ्रीक्वेंसी ला करके दी, 100 में से 100। अगर मान लो मैं लिखता ऑफन, तो शायद 50 बार गया है, 50 बार नहीं गया, तो 50 आउट ऑफ 100 हो जाता है ना। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ही तो हुई, ये फ्रीक्वेंसी तो बता रही है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है ना, कि उसकी बारंबारता क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो ये आपकी चौथी एडवर्ब है जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड इसके बाद में आपकी जो पांचवी एडवर्ब है बच्चों, उस पांचवी एडवर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री एडवर्ब बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डिग्री एडवर्ब। और ये जो डिग्री एडवर्ब होती है दोस्तों, ये हमें बेसिकली ये क्वालिफाई करने का काम करती है किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को। ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की रेंज बताती है, रेंज को, एरिया को, लिमिट को दर्शाती है। लिमिट तो क्षेत्र बोल देते हैं, रेंज, एरिया, डिग्री हिंदी में बोल देते हैं क्षेत्र, इत्यादि को रिप्रेजेंट करने का काम आपके ये करती है। एडजेक्टिव एडवर्ब की रेंज बताती है, एरिया बताती है, क्षेत्र बताती है, सब आपके है ना। अब ये कौन कौन सी होती है, ये जैसे टू हो गया, वेरी, मच, लिटिल, फेयरली, रेदर, ये सारे के सारे एटसेट्रा है ना, प्रिटी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, एटसेट्रा है ना। टू, वेरी, मच, ये सारे के सारे जो हैं इसके एग्जांपल है। ये सब आपके डिग्री को ही दिखाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कल आपको बताया भी था, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। यहां पर बेसिकली आपके ब्यूटिफुल होने की रेंज आपके वेरी एडवर्ब बता रही है। और जब सेंटेंस लिखते हो आप, शी डांस्ड वेरी वेरी ब्यूटिफुली, यहां पर ब्यूटिफुली होने की रेंज जो है ये वेरी बता रहा है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की रेंज बता रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में एक एडवर्ब की रेंज बताने का कार्य वेरी एडवर्ब कर रहा है ना। तो ये बच्चों 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स होती है जिनके ऊपर एडवर्ब की सारी कहानी टिकी हुई है, राइट। और इसी वजह से एडवर्ब का चैप्टर जो है वो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को सीखने को मिलती है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की रेंज, एरिया, क्षेत्र बताने का काम आपके ये डिग्री एडवर्ब्स करेगी। तो जनरली हम ये देखते हैं कि टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, एक्शन को क्वालिफाई करती है, एंड डिग्री एडवर्ब जो है वो आपके एडजेक्टिव और
एडवर्ब को क्वालिफाई करती है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, अरे बोलो भाई कि हाँ सर सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके का संदेह, किसी भी तरीके का कोई शक? हाँ जी, हाँ जी, चलो आगे के कौन? चलो 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 चलो, है ना, नो डाउट भाई, है ना, सारे बच्चों को क्लियर है, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। एंड ठीक है, तो मैंने फिर से आप लोगों को बोला हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने नाउन के बेसिक्स आप लोगों को सिखाए हैं, प्रोनाउन के बेसिक्स आप लोगों को सिखा दिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेसिक्स जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वर्ब के कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, वर्ब के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों। वर्ब जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो वर्ब होती है वो आपके किसका रिप्रेजेंटेशन होती है, या तो वो एक्शन को दिखाती है या फिर आपके स्टेट को दिखाती है ना। या तो वो आपके एक्शन को दिखाएगी या फिर वो आपके किसी स्टेट को दिखाएगी। या तो वो एक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगी या फिर वो आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। एक्शन आप सब लोगों को पता है, जैसे लाफ हो गया, डांस हो गया, प्ले हो गया, कोई ऐसी एक्शन आपके एक्टिविटी होती है जिसको प्ले हो गया, किसी को चाटा मार दिया तुमने, है ना, और ये सारी आपकी एक्टिविटीज हो गई है ना। सो बेसिकली किसी एक्शन के होने करने में टाइम लगता है। कोई एक्टिविटी जब भी परफॉर्म करोगे तो उसके होने करने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हंसूंगा, राइट, तो उसमें टाइम लगेगा ना, हा 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 हा, स्टॉप करूंगा, हुई एक्टिविटी, टाइम लगा, चली, फिर स्टॉप हुई, है ना। तो बेसिकली किसी एक्शन के होने करने में टाइम लगता है। जैसे क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट खेलोगे तो हम आप बोल सकते हैं ना 2 घंटे क्रिकेट खेला, वी प्ले। अरे प्ले खेलने के लिए भाई मैं, अरे तू क्या कर रहा था, मैं 2 घंटे क्रिकेट खेल रहा था सब आपके, है ना। सो बेसिकली यू कैन से दैट कि आप कह सकते हो कि किसी एक्शन और एक्टिविटी को लेकर के ये बात कह सकते हो कि उसके होने करने में टाइम लगता है ना, राइट। तो एक्शन ये होते हैं। स्टेट आपके जैसे आपके नो हो गई, मेंटल स्टेट नो हो गया, रिमेंबर हो गया, राइट, बिलीव हो गया, ये सब जो है वो बेसिकली आपके क्या होती है, स्टेट होती है ना। इनके होने करने के बारे में टाइम नहीं लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों के लिए रिमेंबर वर्ब के लिए बोला, जैसे आप किसी को याद कर रहे हो तो ऐसा थोड़ा ना होता है अब किसी की याद आती है तो आ जाती है ना। तो ऐसा तो होता नहीं कि उसमें टाइम लगेगा, या फिर तुम बोलोगे कि यार जैसे तुम बोलो 12 से 1 मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, है ना, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना, आप खेल रहे थे 2 घंटे के लिए। तो आप याद करने के लिए नहीं बोल सकते कि भाई मैं 12 से 2 तुम्हें याद कर रहा था, 2 घंटे तुम्हें बैठ के मैंने याद करे, भाई कोई इसके होने करने में टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर हम जैसे मान लो कोई अनजान व्यक्ति है तो या तो आप उसको क्या बोलोगे, मैं उसे नहीं जानता, यू डोंट नो हिम। और अगर तुम उसे जानते हो तो क्या बोल दोगे, आई नो हिम। तो उसमें कोई टाइम नहीं है, लगने वाला टाइम नहीं है, जानने में या नहीं जानने में कोई टाइम नहीं लगता। या तो तुम जानते हो या नहीं जानते हो। जैसे मान लो सामने तुम कोई बच्चा, आज ये बच्चा जो है पहली बार मान लो कोई क्लास में आया है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसे नहीं जानता हूँ, 2-4 दिन रहेगा, अब मैं उसको जान गया साहब आपके, है ना। तो उसका नाम बता दिया, नाम बता कि मैं ये हूँ सर, ये आपसे मिला था, जान गए। अब जान गए तो या तो मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ ना। तो एक्शन और एक्टिविटी के होने करने में टाइम लगता है, लेकिन जो स्टेट होती है वो आपके उसके होने करने में टाइम नहीं लगता, वो टाइम टेकिंग नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सब आपके वर्ब में, या तो एक्शन का रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें आगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं ना। तो मुझे देखो, अगर हमें एक सेंटेंस को फ्रेम करना है, राइट, तो वर्ब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पीओएस लिख देता हूं, टू फ्रेम अ सेंटेंस। फ्रेम का मतलब होता है बनाना, टू फ्रेम अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस को फ्रेम करने में, एक सेंटेंस को बनाने में, एक सेंटेंस को फ्रेम करने में, एक सेंटेंस को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो किसका होता है, वो आपके वर्ब का होता है। फिर से मैं बोल देता हूं, दोबारा से सुन लेना ना, कि वर्ब जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है।
आपके किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फ्रेम करने में, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फ्रेम करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन करती है? आपके वर्ब करती है। तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू फ्रेम अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनना, राम किल्ड श्याम, राइट। इस सेंटेंस में आपके पास में राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई और ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया एसवीओ। एसवीओ सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब किसको डिनोट करती है? ज्यादातर वर्ब जो होती है बच्चों एक्शन को डिनोट करती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात की, सब्जेक्ट जो होता है वो आपके डूअर ऑफ एक्शन होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है जनरली। फिर से मैं एक बात यहां पे बोल रहा हूं, जनरली मतलब सामान्य तौर पे ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी वर्ब भी होती है जो बेसिकली आपके जिनमें एक्शन ही नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होती, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे पढ़ोगे लिंकिंग वर्ब होगी तो वहां पे डूअर ऑफ एक्शन ये नहीं होगा। जनरली मैं ये बोलता हूं कि आप जनरली आपको वाक्य में जो सब्जेक्ट का रोल आप देखते हो तो इस रोल में वो नजर आता है कि वो एक्शन का डूअर होता है ना। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के बारे में तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को सिखाता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअली चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, कि बेसिकली ये दोनों टर्म्स जो है वो वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट है ना। वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना। तो वर्ब जो होती है वो इंडिपेंडेंट टर्म होती है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ना। हम अगर मान लो सब्जेक्ट का लेना देना बोलेंगे तो वो लेना देना किससे होता है? वर्ब से होता है। ऑब्जेक्ट का लेना देना किससे? वर्ब से। वर्ब को अपने एक्शन को ट्रांसफर करना है तो उसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सब है ना। ये किल करने का एक्शन जो है वो देखो ट्रांसफर हो रहा है क्या ट्रांसफर? ये शाम जो है मर रहा है, अरे मर रहा है ना, इस एक्शन का रिसीवर कौन है? इस एक्शन का रिसीवर आपके शाम है, और मारने वाला ये कौन है भैया? राम है। तो ये इस एक्शन का क्या हो गया? डूअर। अरे वर्ब डिनोट कर रही है आपके एक्शन को, इस एक्शन का डूअर कौन है? सब्जेक्ट, और रिसीवर कौन है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ये चीज आप लोगों को समझने करने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्शन के डूअर और रिसीवर होते हैं। एक्शन को करने वाला आपके सब्जेक्ट होता है और एक्शन को प्राप्त करने वाला आपके रिसीवर होता है, सब आपके, ठीक है। अच्छा, मैंने सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखना, दूसरा सेंटेंस, राम हैज डाइड। राम हैज डाइड। अगर इस सेंटेंस को देखो यहां पे एंड हो गया, फुल स्टॉप लगने का मतलब है सेंटेंस एंड हो चुका है। फुल स्टॉप कब लगाते हैं? जब जो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट कन्वे कर देता है, मतलब उसका एक प्रॉपर सही अर्थ आने लग जाता है ना, राइट। अधूरा, अरे मान लो मैंने सेंटेंस को इतना ही छोड़ दिया होता, राम हैज, राम है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कोई मीनिंग नहीं आया ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया होता आपके राम किल्ड और फिर आगे कुछ नहीं लिखता तो सेंटेंस कंप्लीट होता क्या? नहीं। कहने का मतलब ये है, फुल स्टॉप कब लगाते हैं? जब शब्दों का समूह एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, तब जाकर के बेसिकली आप फुल स्टॉप लगाते हो। और उसका मतलब ये है कि ये अब सेंटेंस जो है वो एंड हो चुका है, इन शब्दों के समूह ने एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर दिया है, इनका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट आ गया है ना। शब्द तो मैं 4 लिख दूंगा लेकिन उनका कुछ अर्थ भी तो आना चाहिए ना। अरे कुछ कंप्लीट उनका मीनिंग आना चाहिए, प्रॉपर उनका मीनिंग आना चाहिए, प्रॉपर उनका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तभी तो उनको कंप्लीट मीनिंग वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे। और जब मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फुल स्टॉप लग जाएगा, सेंटेंस आपके एंड हो जाता है, सब आपके, है ना। समझ गए मेरी बात को? तो राम यहां पर सब्जेक्ट है एंड हैज डाइड यहां पे क्या है? वर्ब है। राम हैज डाइड, तो यहां पर एस और वी ही है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चों मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये लिखूं शूट, तो ये भी आपके एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, आवश्यकता नहीं है इसको किसी भी चीज की। शूट बोल करके भी आप अगर पूरी अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो, अगर आप अपनी बात कन्वे कर रहे हो, कौन शूट कर रहा है ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है, किसको शूट कर रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, केवल शूट से ही पूरी बात कन्वे हो जा रही है कि भैया प्रायोरिटी क्या है? भैया गोली चलाओ, समय ये है, समय की डिमांड ये है कि अब शूट करो साहब। अब किसको शूट करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात हमें कहनी थी वो कन्वे हो गई, सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मीनिंग आ गया, तो कंप्लीट सेंटेंस आपके हो गया सब आपके। तो ध्यान से देखो बच्चों कि एक सिंगल वर्ब आपके सेंटेंस बना सकती है, एक सिंगल वर्ब आपके सेंटेंस बना सकती है। राम हैज डाइड में सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है,
ऊपर वाले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों है, नीचे वाले सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब है, और तीसरे वाले सेंटेंस में ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, केवल अकेली वर्ब है, फिर भी ये सेंटेंस है ना। तो ये सब बातें बता करके मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, अरे कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन सी है, आपके वर्ब है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना भी आप सेंटेंस को लिख सकते हो, केवल एक वर्ब की मदद से आप सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन आप अगर इस वर्ब को हटा दोगे तो सेंटेंस खत्म हो गया। फिर ये देखो, राम किल्ड श्याम में आप अगर इस वर्ब को हटा दोगे तो सेंटेंस एंड हो चुका है, सेंटेंस है ही नहीं, अब सेंटेंस का अस्तित्व ही नहीं है, सेंटेंस गायब हो चुका है। इधर देखो, हैज डाइड से हटा दोगे तो सेंटेंस का अस्तित्व ही नहीं है, गायब हो गया। शूट मतलब वर्ब जैसे हटाई तीनों के अंदर, सेंटेंस का अस्तित्व ही खत्म हो गया, सेंटेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। मतलब अगर सेंटेंस को बनाना है तो वर्ब का आना इंपॉर्टेंट है, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये नहीं आएगी तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, नहीं तो आप जो है वो बेसिकली इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, अकेली आएगी तो भी आप सब्जेक्ट सेंटेंस बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अकेली आपके सेंटेंस बना सकती है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो ही सेंटेंस हो, अकेली वर्ब भी सेंटेंस बना सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है। तो वर्ब की चर्चा कर रहे हैं तो वर्ब के फीचर्स तो बताना जरूरी है ना, वर्ब के बारे में बात करना जरूरी है कि भैया वर्ब की इतनी वैल्यू क्यों है ना, बताना जरूरी है या नहीं है। चलो जरूरी है साहब, है ना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जो है वो आप लोगों को सिखा देता हूं, है ना। बट उससे पहले मैं थोड़े से वर्ब के टाइप्स का डिस्कशन भी कर लेता हूं, है ना, कि वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो वर्ब्स को ग्रामेटिकल पार्ट में जो कैटेगराइज किया गया है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला बोला गया है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हिंदी में भी इसका मतलब इसका वैसे भी प्रयोग है ऑक्सिलरी वर्ब का, वर्ड का, है ना। और दूसरा मेन वर्ब बोल दो या फिर आपके ऑर्डिनरी वर्ब बोल दो, ऑर्डिनरी या फिर ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल दिया जाता है इसको। तो ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब, है ना। और मेन वर्ब जनरली तो ऑर्डिनरी वर्ब ही बोला जाता है, लेकिन मेन वर्ब मैंने इसलिए बोला है ताकि आपका थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहे समझने करने में, है ना। तो इस मेन वर्ब के आपके फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता, राइट। और ऑक्सिलरी वर्ब का मैं नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल बता रहा था आप लोगों को कि ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी नर्स आप लोगों ने कभी सुना हो तो, सहायक ऐसी नर्स जो हेल्प करने के लिए होती है उसे ऑक्सिलरी नर्स बोला जाता है, राइट। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके भी दो टाइप्स हैं साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? पहला है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। कौन कौन सी होती हैं? ये होते हैं आपके बी, डू और हैव। बी, डू, हैव, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा है उसे हम बोलते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसमें बहुत सारी मॉडल्स होते हैं, ना, कैन कोड वगैरह, इनके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको ये इसमें भी दो टाइप्स होते हैं वैसे तो, प्राइमरी और सेमी, लेकिन उसका बाद में जिक्र करेंगे, फिलहाल इतनी बातें बहुत है ना। अब ये जो बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बी, डू, हैव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इनकी खासियत है साहब कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है और मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इनका इस्तेमाल हो जाता है। और एलडीसी का जो पेपर है, हाईकोर्ट एलडीसी का, उसमें बी के ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोगों से पूछा हुआ इस तरीके का सेंटेंस दे करके, ही इज ऑनेस्ट, और बताओ इसमें कौन सा टेंस है, टेंस बताओ इसका, ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस पूछे गए हैं ना। तो पिछले जो पेपर हुए हैं एलडीसी वाले, उनमें काफी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो काफी अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट है आपके, है ना, इसका, ना। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। फिलहाल ये कैटेगरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दो टाइप्स हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, बी, डू, हैव। खासियत क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है और मेन वर्ब के रूप में भी हो जाती है। मॉडल्स आप लोगों को पता ही है, बचपन से मॉडल पढ़ते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब मॉडल्स हैं। और ये मेन वर्ब भी आप लोगों को पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे ईट हो गया, या टेक ले लो, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, है ना, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए सब आपके, है ना।
और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बारे में आपको वैसे ही मैंने वर्बली बता दिया है ना। तो दोस्तों मैं आज इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। एंड बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं इस क्लास को हमेशा 1 घंटे की ही लूंगा, राइट। कम से कम 50-55 मिनट की ये क्लास हमारी डेली होगी, और कभी कभी मान लो कुछ रीजन होंगे ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं इस क्लास को आधे घंटे की भी ले सकता हूँ ना, 30-35 मिनट की। जनरली इस क्लास को मैं 50-55 मिनट्स की रखूंगा। और अभी जैसे देखो बच्चों, आपके 2-3 दिन से मैं बेसिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, कल भी मैं बेसिक्स के ऊपर काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं परसों से मैं टॉपिक उठाऊंगा, और जब मैं टॉपिक उठाऊंगा तो मैं वोकैबुलरी का डिस्कशन भी करूंगा। मतलब मैं आप लोगों से वन वर्ड ईडियम्स के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस जो है वो मैं करने वाला हूँ ना। तो अब तैयार हो जाओ भाई, डेली इस कक्षा में आया करो, इस क्लास का फायदा उठाया करो। मैं थंबनेल पे भी रोजाना लिखवा रहा हूँ पार्ट 4, पार्ट 5, ताकि बाद में भी अगर कोई बच्चा देखे तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ पाए, आसानी से वो समझ पाए चीजों को, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे कल कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।